So hi everyone, it's me Manu Ishu and huge welcome to my channel. And today video we are going to continue for the doing rest of the questions of Kaplan Keith for F6. And so if you're watching my video for the first time, please like and subscribe to my channel and share it among your friends so they could also have the benefit. So without wasting our time, let's move to the question number. In last video, I think we have done up to 30. So let's start from 31. So question is asking what is the max taxable benefit in respect of the camera for the tax year 21-22. Okay, taxable benefit is question is asking. So question पढ़ते हैं. The Max is employed by Star Ltd. Okay, and on 6 April 20, Star Ltd. provide a Max with a camera for his personal use and the camera had a market value of 2000 of 6 April 2020. On 6 April 21, the Star Ltd give the camera to the Max for the free and the camera had a market value of 1400 on 6 April 21. What is the max taxable benefit in respect of the camera for the tax year 21-22? Okay. तो बेसिकली पहले हम लोग टैक्सेबल बेनिफिट इन द सेंस ये क्वेश्चन इज आस्किंग कि आपने उसको गिफ्ट किया उसका बेनिफिट क्या है, जो ट्रांसफर हुई उसका बेनिफिट क्या है. ठीक है, तो ट्रांसफर बेनिफिट निकालने के लिए इसमें तीन चार केसेस है. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस, बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्या है कि हम लोग जब भी हम लोग ट्रांसफर बेनिफिट देखते हैं, व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू टेक द हायर वैल्यू अमॉन्ग. एक ऑप्शन ये है कि मार्केट वैल्यू when the first provided to an employee, that is 2000 in this case, and लेस करेंगे हम लोग, लेस वी यूज टू डू. इस टैक्स ईयर जब यूज किया है जिस टैक्स ईयर में उसका बेनिफिट, अब उसने यूज किया है 2020 से लेके 6 अप्रैल 2020 से लेके 21 तक, क्योंकि 6 अप्रैल 21 में उसको आगे गिफ्ट हो गई है वो एसेट, तो 5 अप्रैल तक तो यूज किया है. तो मैंने उस साल का टैक्स बेनिफिट कैसे निकाला है, 20% ऑफ द 2000. ओके, ये अमाउंट आया 1600. और दूसरा मार्केट वैल्यू व्हेन गिफ्टेड, जब उसको गिफ्ट किया गया तब उसका मार्केट वैल्यू क्या है 1400. अब इसको फ्री में दिया गया है तो कोई अमाउंट हम दोनों से डिडक्ट नहीं किए हैं. अगर उसने पे किया होता, लाइक द मैक्स हैव गिवन द कैमरा एंड मैक्स हैव बीन पेड द अमाउंट लाइक दिस, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, ये 1600 एंड 1400 दोनों से माइनस करना पड़ता है. बट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, सो वी वोंट डिडक्ट एनी दैट लाइक एनी काइंड ऑफ अमाउंट. सो यहाँ पे जो दोनों में से हायर वैल्यू आ गया, दैट इज अ ट्रांसफर बेनिफिट. ओके, सो अगर इस केस में एम्प्लॉय यूज ना करता, यूज नहीं करने के बाद सपोज आपको कंपनी ने वो गिफ्ट कर दिया, नया खरीदा और गिफ्ट कर दिया, इन दैट केस हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाते. इन दैट केस वी यूज टू डू व्हाट, कि जो एम्प्लॉयर को कॉस्ट पड़ा है वो हमारा टैक्सेबल बेनिफिट होता है उस टाइम. ठीक है, अगर न्यू एसेट लाके कोई भी एसेट अगर आपको दे रहा है कंपनी, उस टाइम का मार्केट वैल्यू लेते हैं. और दूसरा आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ, जैसे कि लाइक इस क्वेश्चन में तो ये हायर ऑफ द ये किया और 1600 हायर है तो आंसर 1600. ओके, बट अगर क्वेश्चन में ये तो साल के स्टार्ट में, आई मीन टैक्स ईयर के स्टार्ट में गिफ्ट कर दिया है, बट अगर इन केस में मिड ईयर में गिफ्ट किया होता तो उस केस में टैक्सेबल बेनिफिट कैसे निकालते हैं. तो जो मिड ईयर तक का यूज बेनिफिट लेते हैं वो भी यहाँ से डिडक्ट करते हैं हम लोग, यहाँ से वो भी घटाते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आती है वो करते हैं. बट अगर क्वेश्चन माइट भी आस्क आपको कि टोटल टैक्सेबल बेनिफिट, उस केस में हम लोग यूज बेनिफिट भी लेते हैं इस साल का. अगर मिड ईयर में गिफ्ट किया है, मान लो कि आपको 6 जून को गिफ्ट किया है, तो जून तक का यूज बेनिफिट भी लेते हैं और गिफ्ट बेनिफिट दोनों ऐड करके दिखाना पड़ता. ओके, बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है. आपको इस टाइप का क्वेश्चन बीपीपी किट में मिल जाएगा, अगर आप बीपीपी किट कर रहे होगे तो वहां पे जरूर मिल जाएगा कोई क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है. तो क्वेश्चन को ऐसे समझना है कि किस टाइप से पूछेगा, क्या क्वेश्चन मतलब कर रहा है, अगर ऐसे हुआ तो कैसे करेंगे, ये सब आपको एनालाइज करना पड़ेगा खुद से. ठीक है, तो इस केस में क्वेश्चन ये है 32 number. On 6 June 21, Albert, a marketing manager, was reimbursed by 500 by his employer, Generous Ltd. In respect of a subscription fee he had paid to Chartered Institute of Marketing and 200 in respect of trade fairs incurred in traveling to meet him. Which two of the following statement concern the tax statement of reimbursed expense are correct? तो बेसिकली जो एम्प्लॉय पे करता है सब्सक्रिप्शन फी, ठीक है, अगर उसको रिम्बर्स कर दे रहा है
अगर वो बिजनेस रिलेटेड है, कोई भी एक्सपेंस अगर एम्प्लॉय कर रहा है, अगर बिजनेस रिलेटेड है, दैट वुड बी एग्जेम्प्ट, ठीक है, उसको ऐड भी नहीं करते हम लोग। अगर मान लो कि एम्प्लॉय पे कर रहा है सब्सक्रिप्शन फी, उसको हम लोग डिडक्ट करते हैं। और ट्रैवलिंग सोनली फॉर द पर्पज ऑफ कोई बिजनेस इम्प्लॉय अगर किया हुआ है, इम्प्लॉय को लगा हुआ है, वो भी हम लोग एज एक्सपेंस घट अलाउबल एक्सपेंस एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम लोग घटाते हैं। बट हियर उसको रिम्बर्स कर दिया एम्प्लॉयर ने, अब रिम्बर्स ही कर दिया तो दैट वो टैक्सेबल बेनिफिट नहीं ना है, ठीक है। तो ये चीज अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन के थ्रू कौन सा दो ऑप्शन राइट है। A reimbursed by a subscription fee must be added to a taxable pay and tax through the pay system. Obvious not add तो बिल्कुल नहीं होगा ये। A reimbursed by a traveling expense must be added to a taxable pay and tax through the pay system. ये भी नहीं होगा, obvious गलत। Reimbursement of subscription fee exempt income, so no action is required to for tax purpose. Obvious, this is the right answer. And the reimbursement of travel expense is exempt from income, so no action is required for tax purpose. Obvious, this is also correct. So C and D is your answer. And E, Albert must include reimbursed subscription fee on his tax return. Nope. And Albert must include reimbursed travel expense on his tax return. No. तो बेसिकली लॉजिक यही है कि अगर एम्प्लॉय को खर्चा हो रहा है एंड रिम्बर्स तो नहीं किया हुआ है एम्प्लॉय ने, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वो सब्सक्रिप्शन फी डिडक्ट करेंगे और ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो भी अकर हुआ है बिजनेस पर्पज से दैट वो भी डिडक्ट करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे रिम्बर्स हो चुकी है तो ये हम लोग नहीं काउंट करेंगे इसको, नो एक्शन विल बी टेकन रिगार्डिंग दिस। Okay, so question number 33. Vicente is a sole trader. When calculating his trading profit, Vicente had deducted following expense. What amount should be added back when calculating Vicente tax adjusted trading profit? Okay, so पहले इससे पहले मैं ये बता दूं tax adjusted trading profit का logic। हम लोग जो अकाउंटिंग में प्रॉफिट निकालते हैं दैट वुड बी नॉट सेम प्रॉफिट ऑन विच टैक्स हैव टू बी पेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम टैक्स, ठीक है। टैक्स केस में कुछ आइटम ऐसे होते हैं दैट वी नीड टू एडजस्ट, टैक्स उसको नहीं मानती है, कुछ आइटम को मानती है, कुछ नहीं मानती है, जो एंड कुछ ऐसे एक्सपेंस जो हम लोग इग्नोर किए तो उसको भी कंसीडर करना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स, सो दैट वी कैन कैलकुलेट ए टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो जो इसका एक जनरल प्रिंसिपल क्या है, जो भी एक्सपेंस हमारे ट्रेड रिलेटेड हुआ है उस एक्सपेंस को हम लोग डिडक्ट करेंगे, जो नहीं हुआ है उसको हम इग्नोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर जो ऑनर है वो सैलरी खुद के हिसाब से, मतलब मैं खुद को पे कर रहा हूँ वो अमाउंट डिडक्ट करूंगा, वो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, वो ट्रेड एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। अगर आपने अपने घर को ही किराए पे लगा दिया, आई मीन बिजनेस पर्पज से यूज कर रहे हो, ठीक है, एंड सपोज उसका 1/4 क्वार्टर ही बिजनेस पर्पज से यूज हुआ है, रेस्ट ऑफ द क्वार्टर आप खुद पर्सनल यूज कर रहे हो, पर एज एक्सपेंस सारे के सारे अमाउंट डिडक्ट कर रहे हो, हीट एंड लाइट जो भी एक्सपेंस खर्च हुआ वहां पे हो रहा है, तो वो भी डिसअलाउ है। मीन लॉजिक है जो बिजनेस पर्पज से जो ट्रेड के कारण एक्सपेंस हुआ है, इनकम जनरेट हुआ है, वी विल ओनली टेक कंसिडरेशन इन दैट ऑफ द अमाउंट, अदरवाइज रेस्ट को हम लोग इग्नोर करेंगे टू कैलकुलेट टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो ये चार ऑप्शन में से कौन कौन सा ऐसा आइटम है जिसको हम लोग को एड बैक करना होगा, इट मीन्स जो हम लोग ने डिडक्ट कर दिया है बट उसको टैक्स नहीं मानती, उसको एड बैक करना होगा, वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट अमाउंट। The first option is gift of food hamper for 10 customer costing 450। तो कस्टमर को अगर आप गिफ्ट कर रहे हो फाइन, वो आपका अलाउबल एक्सपेंस है, प्लस उसके लिए कुछ कंडीशन क्या है कि इट शुडंट बी द फूड आइटम वाउचर, इस टाइप का वाउचर नहीं होना चाहिए, कोई फूड आइटम नहीं होना चाहिए, एंड इट शुडंट बी कॉस्ट मोर देन 50, वो भी 50 नहीं होना चाहिए, और प्लस बिजनेस एडवर्टाइजमेंट पर्पज से दे रहा है वो भी होना चाहिए। ये सबको देखते हुए हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है कि फूड हैम्पर दे रहा है, सो फूड हैम्पर कंप्लीटली डिसअलाउ, इसके अलावा अगर कोई भी गिफ्ट दे रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी अलाउबल एक्सपेंस, सो हम लोग 450 को ऐड बैक करेंगे। ओके, क्रिसमस पार्टी फॉर द स्टाफ 3 स्टाफ मेंबर कॉस्टिंग 630 इन टोटल। क्रिसमस पार्टी स्टाफ के लिए कुछ भी खर्चा हो, ठीक है, स्टाफ आपका स्टाफ पार्टी कर रहे हो, स्टाफ का रिडंडेंट मतलब उसको रिडंडेंट किया एंड कुछ एक्सपेंस लगा,
स्टाफ से रिलेटेड जो भी खर्चा वो आपका अलाउबल होगा, बट ये अगर स्टाफ का एम्प्लॉयमेंट निकालते वक्त उसका फिर अलग ही ट्रीटमेंट होगा, वो हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो उस टाइप का भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना समझो कि स्टाफ के लिए जो भी खर्चा हो रहा है दैट विल बी अलाउबल। अगर इवन तो स्टाफ चोरी कर रहा है, ठीक है, वो चोरी का भी अमाउंट अलाउबल होता है फॉर द टैक्स पर्पस। ओके, तो यहाँ पे स्टाफ का पार्टी हम लोग नहीं लेंगे। लीगल फी 150 इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 20-year लीज ऑफ ए प्रॉपर्टी। अगर शॉर्ट टर्म लीज या फिर लॉन्ग टर्म लीज के लिए कोई भी लीगल फी लग रहा है, दैट इज कंप्लीटली डिसअलाउ फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स। ठीक है, उसको टैक्स वाले बोलते हैं मुझे नहीं मानना वो आपका खर्चा क्या है, मुझे उसको नहीं डिडक्ट करना है, वो एड बैक होगा। ओके, सो 150 विल बी एडेड। बट अगर रिन्यूअल का केस होता, अगर आप शॉर्ट टर्म लीज को रिन्यू कर रहे होते उस केस में वो अलाउबल होता, पर लॉन्ग टर्म के लिए रिन्यूअल के लिए भी नहीं अलाउ होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर रिन्यूअल कर रहे हो वो नहीं अलाउ होगा, इवन तो न्यू करो नहीं अलाउ होगा। बट शॉर्ट टर्म केस में अगर रिन्यूअल फी है, रिन्यूअल के लिए लीगल फी लग रहा है, इन दैट केस दैट विल बी अलाउबल। ये तो न्यू है, रिन्यूअल के बात ही नहीं किया है, सो ये आपका डिसअलाउ होगा। फोर्थ, एम्प्लॉय पार्किंग फाइन वायलेशन ऑफ द बिजनेस अथॉरिटी। ठीक है, एम्प्लॉय के लिए पार्किंग फाइन लग रहा है, मैंने बोला एम्प्लॉय के लिए जो भी एक्सपेंस होगा दैट विल बी अलाउ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोला होता है कि ऑनर के लिए पार्किंग फाइन लगा हुआ है, वो हम लोग नहीं लेते। ठीक है, उसको हम लोग उसको एड बैक करना पड़ता है, उसको अलाउ नहीं करता है टैक्स। ठीक है, तो वो हम लोग एड बैक करते हैं, बट ये एम्प्लॉय के लिए लगा है तो इसको हम लोग अलाउबल एक्सपेंस है, इसको ये ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, इसको कुछ नहीं करेंगे। सो 1 and 3 को एड बैक करना होगा, सो अमाउंट इज 600। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो अगर नहीं भी समझ आया तो प्लीज वीडियो को पॉज करो और थोड़ा रिव्यू रिप्ले करो, यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। ओके, सो 34 नंबर, what is the handful tax adjusted trading profit after making any necessary adjustment in the respect of the good taken for the personal use? अब यहाँ पे पर्सनल यूज के केस में क्या है, अगर आपने अकाउंट कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है, उस केस में हम लोग सिर्फ प्रॉफिट जो होता है ना, सेलिंग प्राइस जो प्रॉफिट चार्ज किया होता है, वी विल ओनली एड द प्रॉफिट अमाउंट इन दैट केस। अगर आपने अकाउंट ही नहीं किया हुआ है उस चीज को, अगर विड्रॉ कर रहे हो बिजनेस से, उस केस में हम लोग फुल सेलिंग प्राइस ही एड बैक करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। Hanniful has taken a goods for his business for the personal use, and the goods cost 850 and have a selling price of 1100, and he has made no entry in his business account in respect of the goods except to record their original purchase by the business. Hanniful trading profit prior to adjustment required for the good taken for on use were 247,500. Okay. Okay, so what is the tax adjusted trading profit after making any necessary adjustment in the respect of the goods taken for the personal? So क्वेश्चन ने आपको बोल दिया है कि उन्होंने अकाउंट नहीं किया है, रिकॉर्ड नहीं किया है, सो वी नीड टू रिकॉर्ड। ठीक है, तो रिकॉर्ड कर, मैंने क्या बोला था, अगर अकाउंट नहीं किया तो फुल की फुल सेलिंग प्राइस ही एड बैक हुआ। सेलिंग प्राइस क्या है, 1100, एंड दैट शुड बी एडेड विद द अमाउंट टैक्स ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद आई थिंक यू विल गेट 248,600. सो ऑप्शन बी इज योर आंसर। ओके, okay, so 35 number. Fleur runs a sole trader business, and on 1 January 2021, she paid a 25,000 premium for the 20-year lease on an office of the from which she will run her business. What amount can be deducted in respect of the lease premium when calculating Fleur tax adjusted trading profit for tax year ended 31st December 2021? तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मैंने कल प्रीमियम का क्वेश्चन भी बताया हुआ था कि आपको प्रीमियम का कैसे करना है। सो व्हाट इज द, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप प्रीमियम पे कर रहे हो, रिसीव नहीं कर रहे हो, पे कर रहे हो। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, अदरवाइज आप फिर रेंटल इनकम में जाके जोड़ना गलती हो जाएगा। सो प्रीमियम पेड, व्हाट इज द अमाउंट, 25,000। ओके, सो लेस करेंगे हम लोग कैपिटल एलिमेंट, सेम ट्रीटमेंट होगा, लास्ट में थोड़ा डिफरेंट होगा, यू विल गेट टू नो, जस्ट वॉच। कैपिटल एलिमेंट में हम लोग प्रीमियम लेंगे, इनटू करेंगे 2%, इनटू करेंगे फिर कितने साल के लिए प्रीमियम लिया हुआ है, 20 साल के लिए, -1 करेंगे। सो ये हमारा कैपिटल एलिमेंट हो जाएगा 9500। जो ये इनकम आएगा, इनकम, रेंटल इनकम,
एसेसेबल टू लैंडलॉर्ड, ये लैंडलॉर्ड के लिए हो गया रेंटल इनकम, ठीक है। तो ये आपका डिडक्ट करने के बाद यू विल हैव द अमाउंट। तो ये अमाउंट लेके उठा के मत रख देना प्रोफोमा में, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको इसने 20 साल के लिए लीज पे लिया हुआ, इसको हम इवनली स्प्रेड करेंगे 20 साल तक। तो जस्ट व्हाट यू डू, यहाँ पे आप रेंटल पार्ट पर ईयर जब तक लीज के लिए, इसको लेंगे डिवाइड बाई 20। सो ये आपका एज ये अमाउंट आपका जाके डिडक्ट होगा जब ट्रेडिंग टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त, ठीक है। सो आई होप यू गेट माय पॉइंट। तो 36 नंबर क्या कहता है, वन सेज ट्रेडिंग ऑन 31st December 2021 and having a being self-employed since 1 January 2007, on 1 January 2021 the tax written down value of our plant and machinery main pool was 6200, and on 10 November 2021 one purchased a computer for 1600. All of the items included in the main pool were sold for the 9800 on 31st December 2021. What is the balancing charge which will arise on this of the main pool item upon which the cessation of the one trade? तो पहले मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, ठीक है। टैक्स में पता है आपको, जब क्वेश्चन पढ़ो ना, ये चीज सोचना पड़ता है कि आपको किस पार्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जाहिर सी बात है चैप्टर 8 कैपिटल अलाउंस से पूछा हुआ है। तो कैपिटल अलाउंस आपका बेसिकली क्या है, जैसे हम लोग अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ना, वी यूज्ड टू गेट वी माइट हैव स्टडी द we used to calculate depreciation on the plant and machinery, है कि नहीं, and there are two methods, one is the straight line method and other one is the reducing value method, isn't it? So but in a tax, instead of depreciation is completely disallowed for the purpose of tax. So whenever you see the depreciation in the question, just add it back to the trading profit, okay. So depreciation, amortization, this all are disallowed for the purpose of tax. So instead of depreciation, HMRC have given the capital allowance which is calculated like same like depreciation, but we used to calculate capital allowance on the basis of reducing balance method, okay. So it's same like reducing balance method. So what we used to do, we just take it, we have make separate category, okay, for the plant and machinery. आपने पढ़ा भी होगा लाइक मेन रेड पूल, स्पेशल रेड पूल, है कि नहीं। तो मेन पूल में वही आइटम जाते हैं, सारा प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। और कार भी जाएगा, कार का अगर लाइक CO2 इमिशन लेस देन 50%, 50 ग्राम पर किलोमीटर है, तो अगर जीरो इमिशन है तो वो फिर अगर न्यू कार परचेज कर रहा है तो वो उसके लिए फिर अलग ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। ये आपके बुक में अच्छे से दिया, यू कैन गो एंड रीड देयर। मैं बस एक रिकॉल कर रही हूँ आप लोग के लिए कि हाँ ये सब होता है। और दूसरा होता है स्पेशल रेड पूल, जहाँ पे हम लोग लाइक जो इंटीग्रल पार्ट है बिल्डिंग सबका वो सब लेते हैं, और फिर शॉर्ट लाइफ एसेट, एसेट विद प्राइवेट यूज, ऐसे ऐसे कैटेगरी में एसेट को डिवाइड करने के बाद वो सब एसेट को यहाँ एलोकेट करने के बाद हम लोग एक ही बार में परसेंटेज लगा देते हैं। हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त हम लोग क्या करते थे, कब एक्विजिशन हुआ, कितने टाइम के लिए एक्विजिशन हुआ, वो सब देखते थे। बट यहाँ पे देखने की वजह से कुछ जरूरत नहीं, एक ही बार में पूरा का पूरा अमाउंट पे परसेंटेज लगाते हैं, वो नहीं देखते हैं कितने साल यूज किए, क्या किए, बस हम लोग फुल पीरियड का डेप्रिसिएशन देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वही है हम लोग, पर अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर बिजनेस सीज हो रहा है, अगर बिजनेस सीज हो रहा है तो हम लोग को AIA एनुअल इन्वेस्टमेंट जो आपको मिलता है ना 1 मिलियन तक का, आपने पढ़ा ही होगा, FOIA, WDA, ये कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। आप लोग ने पढ़ा होगा कि अगर शॉर्टर लॉन्गर अकाउंटिंग पीरियड है, इन दैट केस वी यूज टू जस्ट ऑल्सो अपोर्शन द अमाउंट, लाइक अगर 4 महीना का तो 4/12 करके हम लोग AIA यूज करते थे एंड WDA। बट अगर यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में बोल दे कि बिजनेस हैज बीन सीज, हम लोग को कुछ नहीं अप्लाई करना है, सीधे जो डिस्पोजल हुआ है ऐड हुआ वो डालते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, WDV ब्रॉड फॉरवर्ड
तो 1 जनवरी 2021 ये आपका होल पीरियड के लिए दिया हुआ है, शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड नहीं है। तो सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, WDV बॉट फॉरवर्ड। ओके, सो प्लांट एंड मशीनरी का मेन पुल का वैल्यू दिया हुआ है, सो मेन पुल, ओके, सो मेन पुल का वैल्यू इज 6200। ठीक है, और आपको बेस्ट आइडिया बताओ, एग्जाम में जब करते हो ना क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि लाइक शॉर्ट पीरियड है लॉन्ग पीरियड, आप ऊपर ही लिख लेना, भूलोगे ही नहीं, बेसिकली छूट जाता है, ये ऊपर लिख लेना। सीज भी हुआ है तो ऊपर लिख लेना, कितने महीने के लिए है तो वो भी लिख लेना, सो दैट इट विल बी इजी टू कैलकुलेट द अमाउंट। उसके बाद में उसने क्या किया, परचेज किया है कंप्यूटर। कंप्यूटर तो एआई के लिए क्वालिफाई होता है, बट एज ए बिजनेस चीज हो गया है, तो हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे। सो एडिशन कंप्यूटर्स, कितने का है कंप्यूटर, 1600। उसके बाद उसने डिस्पोजल किया है, डिस्पोजल 9800। आप इसको आप करोगे ना, तो इसको पहले कितना बैलेंस आता है देखो, एक मिनट, बैलेंस डालती हूँ, बैलेंस, तो आपको नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू मींस बैलेंस चार्ज। अगर पॉजिटिव होता तो ये आपका बैलेंस अलाउंस होता। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है कितना बैलेंस चलेगा, सो अमाउंट इज 2000। ठीक है, आई होप यू गेट माई पॉइंट। So next question is, what is the amount of capital allowance and can sorry, what is the amount of capital allowance can Olive claim in respect of the motor car for tax year 21-22? Okay, Olive is self-employed and preparing her account to 5 April each tax year. She claims capital allowance on a motor car used in her business. A motor car has a CO2 emission rate of 65 gram per kilometer with a 40% of the Olive mileage allowance, olive mileage for the private purpose. So, okay, तो क्वेश्चन 37। सो हम लोग पहले कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये फुल ईयर का है, तो आप पोर्शन तो करना ही नहीं पड़ेगा। सो TWDV ब्रॉड फॉरवर्ड है ब्रॉड फॉरवर्ड है, कितना है, मेन पुल का है ना, मोटर कार का है। ओके, तो मोटर कार का ही दिया हुआ है, तो मोटर कार डालते हैं, अमाउंट इज 12,000। ओके, सो अब उसको सोल्ड कर दिया है, बट एक चीज ध्यान रखो, ये इस मोटर कार को उसने प्राइवेट पर्पज के लिए यूज कर रही थी, ये क्या हो जाएगा हमारा, एसेट विथ प्राइवेट यूज। यहाँ ब्रैकेट में डाल देती हूँ, एसेट विथ प्राइवेट यूज, और साइड में बिजनेस यूज लिख दो, सो दैट आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, देखते रहो। ठीक है, ये अलाउंस। तो अब इसको डिस्पोज कर दिया है, सो लेस डिस्पोजल, सो -6000। अब ये एसेट विद प्राइवेट यूज के केस में क्या होता है, जब तक वो एसेट बिक ना जाए तब तक हम उसको बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब तो एसेट बिक गया है, तो इस पे हम लोग को कुछ चार्ज करने की जरूरत नहीं है, लाइक WDV वगैरह वगैरह। तो ठीक है, तो बैलेंस कितना बचा, ये जो बैलेंस बचा ना, बैलेंस कहाँ गया, बी बैलेंस ये 6000। अब इसको एज हम लोग पूरा अमाउंट को ले लेंगे एज बैलेंस अलाउंस। मैंने बोला पॉजिटिव होगा तो अलाउंस लेंगे,
तो ये -6000 कर दो, तो ये आपका TWD कैरी फॉरवर्ड विल बी 0, और अलाउंस में ये पूरा का पूरा 6000 जाएगा, नहीं सॉरी एक मिनट, 6000 जाता, बट यहाँ पे प्राइवेट यूज की बात आ गई है, तो सिर्फ बिजनेस प्रोपोर्शन जो यूज है वो जाएगा। बिजनेस प्रोपोर्शन अगर 40% प्राइवेट पर्पज के लिए यूज कर रहा है, तो बिजनेस पोर्शन के लिए 60% यूज कर रहा है, तो यहाँ पे 60% डाल दोगे, अगर बिजनेस यूज लिखे होते हैं 60% डाल दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको 3600 आया टोटल अलाउंस चार्ज। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना? Okay, so next question 38. Which two of the following assets bought by a sole trader will be allocated to the main pool for a capital allowance purpose? Okay. Delivery van costing 12,500 with a 25% private use by owner of the business. अब डिलीवरी वैन बॉट किया, उसको प्राइवेट यूज कर रहा है, तो प्राइवेट यूज कर रहा है, तो उसको मैंने क्या बोला, जो भी एसेट प्राइवेट यूज होगा वो एसेट विद प्राइवेट यूज में हम लोग अलग हेडिंग बना के रखते जाएंगे। अगर 5 एसेट यूज किया तो 5 हेडिंग बनाएंगे एसेट विद प्राइवेट यूज, ठीक है। और इंडिविजुअली एसेट को लोग ट्रैक करते जाते हैं ईच ईयर, तो ये हमारा तो मेन पूल में जाएगा ही नहीं। लैपटॉप कंप्यूटर कॉस्टिंग 4500 विद 50% ऑफ प्राइवेट यूज बाय ऑनर ऑफ द बिजनेस। अगेन ये प्राइवेट यूज का बात किया, ऑनर का प्राइवेट यूज, नॉट द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का प्राइवेट यूज तो उसको बेनिफिट में जाएगा, कार बेनिफिट जो भी बेनिफिट होगा उसमें जाएगा, और एम्प्लॉय के लिए सारे एक्सपेंस अलाउबल है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस ऑनर का देखेंगे प्राइवेट यूज, तो ये भी गया एसेट विद प्राइवेट यूज में। थर्ड, मोटर कार विद CO2 इमिशन 45 ग्राम costing 75,500 with 25% used by an employee of the business। ये एम्प्लॉय की बात है, ऑनर का नहीं, एम्प्लॉय है, इसीलिए ये हम लोग मोटर मेन पूल में डालेंगे। एम्प्लॉय का सारा कॉस्ट अलावा उसके हम लोग प्राइवेट यूज पब्लिक यूज देखते हैं, बस एम्प्लॉय का जब एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम लोग देखते हैं कि उसको पर्सनली जो बेनिफिट है उसके लिए कब रहेगा, जब वो कोई चीज को पर्सनली यूज करेगा, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करेगा, तो उस केस में उस उधर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कोई नहीं देखेंगे कि एम्प्लॉय प्राइवेट यूज कर रहा है कि बस ऑनर को प्राइवेट यूज कर रहा है, तो उस केस में हम लोग अलग हेडिंग बनाएंगे एसेट विद प्राइवेट यूज। सो सी हमारा आंसर हुआ। और डी क्या बोलता है, मोटर कार विद CO2 इमिशन 75 ग्राम पर किलोमीटर कॉस्टिंग 16,500 यूज्ड बाय सोली फॉर द बिजनेस पर्पस बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। अब ये बिजनेस के लिए पर्पस के लिए तो यूज हो रहा है, पर इसका CO2 इमिशन 75 ग्राम पर किलोमीटर है। अगर लेस देन 50 होता तो उस केस में हम लोग मेन पूल में डालते हैं, बट ये मोर देन 50 है, सो इट विल गो इन द स्पेशल रेट पूल। इन अवर फैक्ट्री एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग 11,000 नहीं 1,10,000 with 27 ईयर एक्सपेक्टेड लाइफ। ये आपका लॉन्ग लाइफ एसेट है और ये इंटीग्रल पार्ट है बिल्डिंग का, सो इट विल गो डेफिनेटली इनटू द स्पेशल रेट पूल, सो ये भी नहीं होगा। सो बच गया एफ, एफ डेफिनेटली होगा। क्या है, पैकिंग मशीन कॉस्टिंग 1,05,000 with 24 ईयर ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ, तो ये हमारा मेन पूल में जाएगा। सो आपका सी एंड एफ इज योर आंसर। 39. And to prepare an account for the 8 month to 31st March 2022, the written down value of main full force on 1st August 2021 was 18,000. On 15th January 2022, he purchased a new motor car with a zero CO2 emission costing 12,260. It is used solely for the business purpose by Andrew. What is the maximum capital allowance Andrew may claim for the 8 month period of in 31st March 2022? तो जब भी शॉर्टर या लॉन्गर पीरियड हो, मैंने बोला क्वेश्चन के ऊपर में ही फॉर्मेट में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर आपका कितना, ये 39 ठीक है, यहीं पे लिख दो कैपिटल अलाउंस, ठीक है 8 मंथ इंडेड, ओके ओके। सो आपका TWDV ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है मेन पुल में 18,000,
और उसने 15 जनवरी को एक मोटर कार परचेज किया जिसका CO2 इमिशन कितना है आपका 12,260। तो ये जीरो इमिशन के लिए हम लोग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। जब जीरो इमिशन कार फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्वालिफाइंग फॉर FYA फर्स्ट ईयर अलाउंस। इसमें क्या होता है, जीरो कार लेते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 12,260 और इसमें हम लोग लेस करेंगे FYA जो कि 100% वैल्यू पे मिलता है उसको फर्स्ट ईयर में परचेज किया हुआ न्यू कार, तो सो माइनस, ओके। तो ये आपका ये पूरा इसमें अपोर्शन नहीं करना, ठीक है। अगर आप ये FYA के लिए अपोर्शन नहीं होता है, 8 महीना हो 12 महीना 6 महीना उसको पूरा का पूरा अमाउंट एज अलाउंस जाता है, ठीक है। उसके लिए अपोर्शन मत करना वरना एग्जाम में फेल हो जाओगे। ठीक है, अब बैलेंस क्या बचा हमारे पास, बैलेंस बच गया 18,000। अब इसमें से हम लोग क्या मैनेज करेंगे, लेस WDA एट द रेट 18%, क्योंकि मेन पुल का वैल्यू को 18% पे चार्ज करते हैं। सो इंटू 18% तो करेंगे बट ये 8 महीने के लिए, सो 8/12 भी करेंगे, एक साल का वो उतना परसेंटेज। सो ये हमारा माइनस होगा तो ये हमारा अलाउंस में चल जाएगा। सो अब क्या बचा, TWD वी कैरी फॉरवर्ड एंड टोटल अलाउंसेस, ये कितना आएगा, सो 14,420 is your total capital allowance। होप आपको समझ में आ रही होगी, अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट करना, आई विल एक्सप्लेन यू देयर, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे आपको मान लो कि ये जीरो इमिशन कार जो फर्स्ट टाइम परचेज किया, ये अगर सेकेंड हैंड परचेज किया होता, इस केस में हम लोग FYA नहीं देते, उसको मेन पूल में रखते और उसके भी WDA कैलकुलेट करते उस केस में, ठीक है। ये चीज ध्यान देना यहाँ पे भी। So 40 number, Ronaldo, what is the capital allowance or balance as for the year in 31st March 2022? Ronaldo has always prepaid his account on 31st March. On 31st March 2022, Ronaldo says trading the tax written down value of the main pool at 1st April 21 was 15,000. On 1 January 2020, Ronald purchased a laptop solely for the business use costing 4,500. On 31st March 2022, all the items in the mail pool were sold for 14,550 apart from the laptop which was written by Ronald. The market value of laptop at 31st March 2020 was 44,150 and none of item of the main pool sold for more than its original cost. इसी में करते हैं, ठीक है। ये पूरा साल के लिए, सो इसको अपोर्शन करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग इसको हटाते हैं, ठीक है। तो TWD बैलेंस दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है 15,000 है, ओके। उसके बाद वो सीज हो चुका है, ठीक है। एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे लिख दो सीज्ड, ये सीज हो चुका है। तो उसने परचेज क्या किया, लैपटॉप, तो ये सब कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पे डायरेक्ट एडिशंस लैपटॉप, लैपटॉप की वैल्यू क्या है 4,500, ये जाएगा आपका मेन पूल में। उसके बाद अब सारे आइटम को सोल्ड कर दिया हुआ, लेस डिस्पोजल फोर्टीन 550 और लैपटॉप को रिटर्न करने का उसको भी रिटर्न का भी लेंगे, लैपटॉप
डीम टू बी सोल्ड। आपको पता होगा डिस्पोजल में हम लोग लोअर ऑफ द उसका कॉस्ट या सेल में से जो भी होता है वो लेते हैं, आपको पता होगा ये चीज। सो माइनस उसका मार्केट वैल्यू लेंगे एज डिस्पोजल, डीम डिस्पोजल। अब क्या बैलेंस बच गया हमारे पास? बैलेंस बचा, इसको देखते हैं ऐड करके। सो 800 ये पॉजिटिव है, सो इट विल बी बैलेंस अलाउंस। ओके, सो आपका डी हो जाएगा आंसर। ओके, सो 41, Cora has always prepared account to 31st October. On 1st May 21, she purchased a building which she bought into use on June 2021. Cora spent 700,000 on land and 550,000 on structure and building and 30,000 renovating the building. What is the maximum SPA Cora may explain for the year ended 31st October 2021? अभी एक स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस एक नया कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है कि जनरली जो हम लोग लैंड बिल्डिंग और लैंड पे जो एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं ना, उसके उस पे हम लोग कैपिटल अलाउंस ना मिलके इस पे हम लोग ये आपको एसबीए क्लेम कर सकते हो। इसमें हम लोग क्या होता है, जो भी कॉस्ट लगा रहता है ना लैंड का वो नहीं लेते हैं, जो भी हमारा लीगल फी वगैरह लगा था वो नहीं लेते हैं, और रिपेयर एंड इम्प्रूवमेंट नहीं लेते हैं। इसके अलावा जो भी होता है लाइक आपका रूफ होता है, वॉल, बिल्डिंग का बात करें तो रूफ वॉल, और क्या था रोड का बात करें टनल, ये सब में हम लोग एसबीए क्लेम करते हैं जो कि 3% लगता है। और इसको हम लोग एट द जैसे एक्विजिशन करते हैं ना प्लांट एंड मशीनरी में टाइम और पोर्शन, वैसे ही इसको भी कैलकुलेट, जब तक वो बॉट करने के बाद बिजनेस में यूज ना हो जाए तब तक हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे, यूज करने के बाद ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे उसने अकाउंट 31 अक्टूबर को प्रिपेयर कर रहा है, और 1 मई को उसने बिल्डिंग परचेज किया, उसको यूज में कब लाई वो 1 जून 2021। ठीक है, ये 31 अक्टूबर 21 का पूछ रहा है, यूज में कब लाया वो 1 जून 2021। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मतलब 5 महीना। अब उसने 700,000 ऑन लैंड स्पेंड किया एंड 550 ऑन स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग एंड 30,000 रिनोवेटिंग द बिल्डिंग। तो लैंड का कॉस्ट जनरली नहीं आता है, इसके अलावा जो 5,80,000 कॉस्ट इनकर्ड हुआ ना वो हम लोग लेंगे एज एसबीए क्लेम करने के लिए। तो 580,000 का 3% करेंगे इंटू 5/12 करेंगे, क्योंकि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीना हो रहा है। तो जो अमाउंट आएगा दैट विल बी योर आंसर। ओके, which two of the following statement concerning the tax treatment of the capital expenditure are always correct? A good vehicle which is zero CO2 emission will qualify for the FYA. अब यहाँ पे परचेज बोला होता है तो ऑब्वियस को ये ऑलवेज करेक्ट होता है। ये सिंपली बोला है कि आपका जीरो एमिशन कार एफआई के लिए क्वालिफाई होता है। क्वालिफाई तो होता है बट अगर वो फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हो तब, अगर सेकेंड टाइम परचेज कर रहे हो, सेकेंड हैंड परचेज कर रहे हो, तो उस केस में हम लोग एफआई ना देके वो डायरेक्ट मेन पूल में जाता है जिसपे डब्ल्यूडीए चार्ज होता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर ऑन द बिल्डिंग क्वालिफाई फॉर 3% फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। ऑब्वियस 3% क्वालिफाई होता है बट नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, फ्रॉम द brought into the use in the business, उस दिन से, नॉट डेट ऑफ एक्विजिशन, ये भी गलत। द मेन पूल क्वालिफाई फॉर द स्मॉल पूल डब्ल्यूडीए इफ द बैलेंस आफ्टर डिस्पोजल इज लेस देन 1,000। ये सही है कि जो बैलेंस अगर 1,000 लेस से बचता है तो हम लोग स्मॉल पूल के थ्रू जाते हैं। तो बट अगर पीरियड शॉर्टर है लॉन्गर है उस केस में ये भी अपोर्शन होगा, तो ये भी गलत है। The AIA is located to the addition in the special rate pool in priority to the addition in the main pool. Obvious AI को लोकेट करते वक्त एक चीज याद करो, SMS फिर A। SMS मतलब पहले इसको हम लोग स्पेशल रेट पूल में देंगे, फिर मेन पूल में, फिर दूसरा एस मतलब शॉर्ट लाइफ एसेट को देंगे, फिर लास्ट में जो प्राइवेट यूज एसेट होगा उसको देंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द स्पेशल रेट पूल, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। E. A balancing adjustment is calculated on the disposal of the plant building on which SPA have claimed. Obvious जो कॉस्ट हम लोग को पड़ा होता है ना, जिसमें जितना हम लोग ने पे किया जिसका उसका मार्केट वैल्यू जो डिफरेंस रहेगा उस पे हम लोग SPA चार्ज करते हैं, नॉट ऑन द जो इस डिस्पोजल के बाद अमाउंट है उस पे बिल्कुल चार्ज करेंगे। Sorry, a balance adjustment is calculated on disposal of the building on which SPA have claimed.
तो यहाँ पे डिस्पोजल पे बोल रहा है एसबीए क्लेम करने के लिए, ऑब्वियस उस पे हम लोग क्लेम नहीं करते, सो ये हमारा फॉल्स है. So as number on disposal of the building that qualify for SBA, the seller increase the sale price by the SBA claim. ये सिर्फ बुक में भी आपका लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ो, आपको ये और समझ में आ जाएगा थ्योरेटिकल पोर्शन. तो ये आपका डी एंड एफ आंसर हो जाएगा. So 43 क्या कहता है, Jacinta start trading on the 1st August 2021 and prepare account 31st December each year. Here trading profit for the first two period are as follow. What is the trading income assessment for the Jacinta for the tax year 21-22? ये ट्रेडिंग इनकम का पार्ट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चंस in the next video. So thank you guys.